हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। ये वीडियो क्लास 8वीं के लिए होने वाला है। जो भी बच्चे राष्ट्रीय असह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का तैयारी करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम साइंस सेक्शन के साइंस पार्ट के आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, जिसमें कि करीब 20 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके साथ जो कंसेप्ट आएगा तो समझिए कि करीब 50 क्वेश्चन बनाने लायक आप हो जाएंगे। इसमें जो 20 क्वेश्चन बताएंगे, कंसेप्ट इतना होगा कि इसमें 50 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं ये साइंस सेक्शन का एक पार्ट है। इसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगा। तो आप यदि ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज पे पहले से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जुड़े हैं तो इसके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ना वहीं पे बताते हैं। जो भी सीरियस बच्चे हैं एग्जाम का तैयारी करने वाले, उनको हर समय पे वहां अपडेट दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, तो आप वहां ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, यानी कि इसको लिखेंगे F/A। F हम किसको सूचित करते हैं? ये सूचित करते हैं बल को। F से हो गया बल, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स। और नीचे में A जो है ये दिखाता है क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिया। यहाँ पे जो लिखा था प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल, यानी कि हुआ बल बटे क्षेत्रफल। आप बताइए कि बल बटे क्षेत्रफल ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है दाब का फॉर्मूला। ठीक है, दाब यानी कि प्रेशर, ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला। ये चीज आप समझ चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब देखिए, यदि हम फॉर्मूला देख लिए यहाँ पे तो प्रयास करेंगे कि जो भी फॉर्मूला है उससे हम मात्रक भी देख लें। बल का मात्रक आप जानते होंगे, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर, मीटर का स्क्वायर। यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे, न्यूटन के लिए संकेत हो गया N, और मीटर स्क्वायर के लिए बटे में मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि इस चीज का हम दूसरा नाम देखें, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं पास्कल। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं, जिसका संकेत होता है PA। ठीक है, देखिए आप कितना कंसेप्ट यहाँ पे सीख गए। इसी तरह से हर क्वेश्चन में आप मल्टीपल कंसेप्ट सीखते जाएंगे। ठीक है, और कंसेप्ट जब भी हम बताते हैं आप प्रयास करिएगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे कि जो भी चीज हम समझाते हैं आप कॉपी में नोट करिएगा और बाद में उसका रिवीजन करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पहला से मिलता जुलता है। दाब का मात्रक है। अभी हम दाब का मात्रक जस्ट इससे पहले निकाले थे। दाब बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल और बटे में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या हो जाता है? बल बटे में क्षेत्रफल। बल को हम लिखते हैं न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए मात्रक लिखते हैं मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है, न्यूटन प्रति मीटर है। यहां मीटर स्क्वायर यदि रहता तो यह मेरा सही हो जाता, लेकिन नहीं है। इसके अलावा बताया आपको कि न्यूटन प्रति स्क्वायर को हम, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम दूसरा नाम क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं पास्कल। इसका दूसरा नाम देते हैं पास्कल। ठीक है, जिसका संकेत होता है PA। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पास्कल लिखा हुआ दाब का मात्रक, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में है न्यूटन। न्यूटन अभी बताए थे आपको, ये है बल का मात्रक। ठीक है, और वाट होता है शक्ति का मात्रक। क्लियर, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बल का मात्रक है। बल का मात्रक इनमें से क्या है? ऑप्शन 1 न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी वाट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, पास्कल हो जाता है दाब का मात्रक, और वाट हो जाता है शक्ति का मात्रक। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न,
1 केजी बराबर होता है, 1 किलोग्राम में कितना होता है? 10 किलोग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 1000 ग्राम। मान के चलिए आपको कोई बोलता है 1 केजी सामान तोलने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा? 10 केजी तोल दीजिएगा। 1 केजी बोलता है तो आप 10 केजी तोल दीजिएगा। यदि 10 केजी तोलिएगा तो इसमें आपका घाटा होगा, ठीक है। और यदि 50 ग्राम तोलिएगा, 50 ग्राम यदि हम कोई आपसे 1 केजी मांगता है और 50 ग्राम तोल देते हैं, यानी कि आप कस्टमर को घाटा लगा रहे हैं, ठीक है। कस्टमर को घाटा लगाइएगा तो आप मार खाइएगा, ठीक है। तीसरा है 100 ग्राम, 100 ग्राम भी देते हैं, इसमें भी आप मार खाइएगा। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ये बिल्कुल सही है, जो कि 1 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। यदि 10 किलोग्राम देते हैं तो आप घाटे में जाते हैं। 50 ग्राम देते हैं, ये बहुत कम होता है, तो इसमें आप मार खा लेते हैं और इसमें भी मार खा लेते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी, ए और सी इसका गलत उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। इसके साथ एक और चीज आपको बता देते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन आधार राशि नहीं है? आधार राशि लिखे, आधारी राशि लिखे, मूल राशि लिखे, ये सब एक ही नाम है, ठीक है। आधार राशि, आधारी राशि या मूल राशि। अब समझिए कि आधार राशि होता क्या है। ये ऐसा राशि होता है जो किसी और पे निर्भर नहीं करता है, किसी और पे निर्भर नहीं करता है। दूसरा एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जो होता है वो आधारी राशि पे निर्भर करता है। कैसे होता है ये हम दिखाते हैं। देखिए, आधारी राशि का टोटल संख्या हो जाता है 7। आधारी राशि 7 होते हैं। कौन कौन होता है लिस्ट भी उसका देते हैं। 1 नंबर लंबाई, 2 नंबर द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, 5 नंबर में हो जाएगा ताप, छठा आ जाएगा ज्योति तीव्रता और 7वां आ जाएगा पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण। जब हम आधारी राशि देख लिए हैं तो इसके साथ हम मात्रक भी देखेंगे, लेकिन पहले हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? अभी जो भी हम लिस्ट में नाम लिखे ये है आधारी राशि, ठीक है। यदि इससे बाहर कोई चीज इसमें है तो वो क्या है? वो आधारी राशि नहीं है। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ पे 2 नंबर में है, यानी कि ये आधारी राशि नहीं है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? आधारी राशि नहीं है। द्रव्यमान मेरा आधारी राशि हो गया। दूसरा देखिए वेग, वेग इस लिस्ट में नहीं है, वेग इस लिस्ट में नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। दूसरा नाम बोले तो ये आधारी राशि नहीं है, ठीक है। समय देखिए लिस्ट में है, यानी कि समय क्या है? अपना समय है आधारी राशि, ठीक है। विद्युत धारा क्या है? ये भी लिस्ट में है, तो ये भी हो गया आधारी राशि। इस 7 के अलावा कोई भी नाम आ जाता है, इस 7 के अलावा कोई भी नाम आपको मिल जाए, वो क्या है? वो है व्युत्पन्न राशि, वो आधारी राशि नहीं है, ठीक है। अब जब हम आधारी राशि देख लिए तो सबका हम मात्रक भी देखते हैं। लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का हो जाता है सेकंड, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला और पदार्थ का परिमाण का ऐसा ही मात्रक होता है मोल, ठीक है। 7 आधारी राशि देख लिए और 7 का हम क्या देख लिए? आधारी मात्रक भी देख लिए। तो आधारी मात्रक कितना है टोटल?
टोटल 7 है, गिनती कर लीजिए। 7 आधारी राशि था, इसके लिए मात्रक कितना हो गया, आधारी 7 हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसे ही मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? अभी जो आपको लिस्ट बताए थे, टोटल 7 आधारी राशि था, 7 आधारी राशि का एक एक मात्रक था, तो वो क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 7। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज यूनान के थे। आर्किमिडीज यूनान का क्या था? एक दार्शनिक एवं गणितज्ञ, एक वैज्ञानिक, एक इतिहासकारक या एक प्रकृतिवादी। चारों में से इसका क्या उत्तर हो जाएगा? देखिए आपको हम इसका सही उत्तर बताते हैं। आर्किमिडीज यूनान का था एक दार्शनिक एवं गणितज्ञ। आर्किमिडीज दार्शनिक और गणितज्ञ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब, यानी कि जब हम किसी भी लिक्विड में या पानी में आप तैरने जाते हैं तो उसके अंदर जाते हैं तो आपके ऊपर दाब क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, ऑप्शन घटता है, ऑप्शन सी शून्य होता है और ऑप्शन डी पहले घटता है और बाद में जाने पे बढ़ता है। यानी कि नीचे जब जाते हैं तो पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मान के चलिए हम तालाब में हैं। ठीक है, ये तालाब है, इसमें है पानी। ठीक है, यदि कोई चीज सतह पे है तो उस पर लगता है अभी वायुमंडलीय दाब। क्या लगेगा? वायुमंडलीय दाब लगेगा यहाँ पे। और जैसे ही यह सतह से नीचे जाएगा, मान के लिए ये डब्बा यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, इस हाइट से आया, हाइट इसका हम मान लेते हैं ये h है। h हाइट से पानी के सतह से h हाइट वो नीचे चला गया। अब हम दाब उस पर नापते हैं, यहाँ पे दाब कितना हो जाएगा? तो दाब बराबर लिखेंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को हम दिखाते हैं पीए से। पीए हो गया यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। इससे पहले आप एक पीए देखे थे, वो था पास्कल। ठीक है, वो था पास्कल, वो था दाब का मात्रक। ठीक है, यहाँ पे पीए है, पीए से हम दिखा रहे हैं किस चीज को? वायुमंडलीय दाब को। प्लस में क्या हो जाएगा? रो जी एच। पीए था ये सतह पे, दाब सतह पे इतना था पीए, और नीचे आने पे इतना बढ़ गया, रो जी एच इतना मान से वो बढ़ गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि जब भी हम किसी भी द्रव में या तरल में गहराई में जाते हैं तो आपके ऊपर दाब क्या होता है? दाब बढ़ता है। रो जी एच में आप समझिए कि रो क्या है? ये रो जो है, जो भी आपके पास द्रव भी रहेगा या तरल रहेगा उसका वो घनत्व हो जाता है। जैसे आप पानी में जाते हैं तो वो पानी का घनत्व हो गया। ठीक है, रो ये हो गया घनत्व, और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। एच क्या हो गया? एच हो गया ऊंचाई। एच हो गया ऊंचाई। ये कौन सा ऊंचाई है? जितना गहराई में हम नीचे जाते हैं, यहां से हम जितना नीचे गए, ये जितना हाइट है वो क्या हो गया? वो एच हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक वायुमंडल दाब बराबर होता है, एक वायुमंडल दाब किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ के, ऑप्शन बी 76 मीटर पारद स्तंभ के, ऑप्शन सी 7.6 पारद स्तंभ के, ऑप्शन डी 760 किलोमीटर पारद स्तंभ के। अब समझिए कि पारद स्तंभ क्या होता है? ये होता है मरकरी। मरकरी, मरकरी आप जानते हैं, थर्मामीटर में देखे होंगे कि एक चमकीला द्रव्य होता है। थर्मामीटर में एक चमकीला द्रव्य होता है, वो होता है मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg। ठीक है, वही पूछ रहा है, एक वायुमंडल दाब मरकरी ट्यूब के कितना हाइट के बराबर होता है? मरकरी ट्यूब के कितना हाइट के बराबर होता है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभ के। ठीक है, यदि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 76 सेंटीमीटर में भाग करेंगे 100 से, यानी कि 0.76 मीटर, इतना मीटर में आ जाएगा। ठीक है, यदि मीटर में जाएंगे तो 0.76 मीटर, और यदि सेंटीमीटर में देखना चाहे
तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, तैरने का क्या नियम है? जब आप पानी वगैरह में तैरते हैं तो वहां पे कौन सा नियम लगता है? वहां पे लगता है ऑप्शन नंबर ए, देखिए, वस्तु का भार बराबर विस्थापित द्रव का भार। ऑप्शन बी, वस्तु का भार लेस देन, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं लेस देन। लेस देन क्या होता है? ये यदि ऐसे लगा है तो इसका मतलब होता है कि ये अगला वाला से कम होगा, यानी कि इससे ये कम होगा। पहला वाला क्या होगा? उससे कम होगा। यदि ऐसे लगा देते तो पहला वाला क्या होता? दूसरा वाला से बड़ा हो जाता। ठीक है, ऑप्शन सी है वस्तु का भार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस पे जो नियम लगता है वो होता है वस्तु का भार बराबर विस्थापित द्रव का भार। वस्तु का भार बराबर विस्थापित द्रव का भार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, दाब बराबर होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, इसको हम यहां पे नहीं करेंगे। दाब बराबर क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। जब आप लास्ट तक देख लेंगे उसके बाद जो भी इसका आंसर लगे आपको वो आप कमेंट में बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आंसर कैसे करना है? यदि क्वेश्चन नंबर 11 है और आपको लगता है इसका उत्तर डी होगा तो आप आंसर में लिखेंगे वहां पे कमेंट में 11 का डी। यदि लगेगा आपको बी होगा तो बी लिख दीजिएगा, सी लगेगा सी, या ए लगेगा तो ए लिखिएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न नंबर के साथ लिखिएगा जिससे कि हमको बाद में पता चल सके। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऑप्शन 1 वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन सी किग्रा। ये किग्रा क्या होता है? इसको ये अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम जब पूरा नाम लिखेंगे तो ये हो जाता है किलोग्राम। ठीक है, इसी चीज को शॉर्ट में लिखा गया है किलोग्राम। अब बताइए कि वाट से हम किसको नापते हैं? वाट से नापते हैं शक्ति को। वाट से हम नापते हैं शक्ति को। जूल का हम बाद में देखते हैं। न्यूटन का आपको बताए थे, न्यूटन अभी इसी वीडियो में हम बताएं आपको न्यूटन किस चीज से नापते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? ये है बल का मात्रक, यानी ये फोर्स का मात्रक है। किलोग्राम आप पहले से परिचित होंगे, आप कोई भी सामान तोलते हैं अपने घर में तो वहां बटखारा देखे होंगे, 1 केजी 2 केजी का बटखारा होगा आपके घर में। ठीक है, वो किलोग्राम में है। उससे हम क्या नापते हैं? इससे नापते हैं द्रव्यमान। किसी भी चीज का हम द्रव्यमान नापते हैं किलोग्राम से। ठीक है, बाकी मेरे पास बच गया जूल। ये जो जूल है ये है ऊष्मा का एसआई मात्रक। ठीक है, जूल होता है ऊष्मा का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का आधारी एसआई मात्रक है। अभी जब हम 7 आधारी राशि लिखे थे तो वहां पे उसका मात्रक का भी नाम लिखे थे। 7 आधारी राशि और साथ में सातों का मात्रक का नाम लिखे थे। वहां पे ज्योति तीव्रता के लिए क्या नाम लिखे थे? ऑप्शन नंबर 1 कैंडेला। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हो जाता है कैंडेला। ये न्यूटन हो गया बल का मात्रक, जूल हो गया ऊष्मा का मात्रक, वाट हो गया शक्ति का मात्रक। ठीक है, क्लियर? देखिए अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? ऑप्शन 1 बैरोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा, देखिए आप यदि थोड़ा भी जानते हैं तो आधा ऑप्शन आप वैसे ही कैंसिल कर लीजिएगा। थर्मामीटर से क्या नापते हैं? थर्मामीटर से आप बुखार नापते हुए देखे होंगे। बुखार नापते हैं यानी कि टेम्परेचर नापते हैं, यानी कि थर्मामीटर का उपयोग होता है ताप को नापने में। ये कैंसिल हो गया। मैनोमीटर, मैनोमीटर आप नहीं जानते होंगे इससे पहले। मैनोमीटर का उपयोग करते हैं दाब अंतर को नापने के लिए। दाब में अंतर को नापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग क्या होता है? दाब में अंतर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। बाकी एक बच गया बैरोमीटर, जिसका उपयोग हम करते हैं वायुमंडलीय दाब को नापने में। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग हम करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे।
क्वेश्चन देखिए, एक CaL बराबर डैश 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 दिया हुआ और लगभग लिखा हुआ है। सबसे पहले जानिए CaL क्या होता है। CaL ये होता है कैलोरी का शॉर्ट फॉर्म, CaLORIE, ठीक है, कैलोरी का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। और एक कैलोरी किसके बराबर होता है, ये होता है 4.18 जूल, 4.18 जूल इसके बराबर होता है। जे जो लास्ट में है, ये जे किसका संकेत है, जे है जूल का संकेत। जूल अभी आप देखे थे उष्मा का मात्रक था, ठीक है, ये जूल का संकेत होता है, जे JOULE, जूल ऐसे होता है और इसी का फर्स्ट वाला लेटर लिया जाता है जिससे जे हो जाता है। तो उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। और एक कैलोरी बराबर कितना हो गया, 4.18 जूल हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, 1N इक्वल टू क्या होता है, 1N, N से भी आपको परिचित करवा चुके हैं। N होता है न्यूटन, N होता है न्यूटन, जो कि बल का ऐसा ही मात्रक होता है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। पूछ रहा है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। ऑप्शन देखिए, ए 10 डाइन, 10 पे पावर 5 डाइन, 5 पे पावर 10 डाइन, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है 10 पे पावर 5 डाइन वाला, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। ये न्यूटन जो है ये है एसआई मात्रक, ये है एसआई मात्रक, और डाइन जो होता है ये होता है बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक, ये होता है डाइन, ठीक है। चलते हैं हम आगे। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, 20 पे पावर माइनस 10 मीटर, 10 पे पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम ये जो होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, हो जाएगा मीटर वाला। तो आप मात्रक का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर देकर के कंफ्यूज किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 10 पावर माइनस 10 देके और लगा दिए, ऐसे में आपका 1 नंबर कट सकता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, 18 नंबर गायब दिख रहा है इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश का वेग होता है, वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पे पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लगभग वायु में इतना होता है प्रकाश का चाल, और यही निर्वात में भी होता है, ठीक है। निर्वात में यदि पूछ दे आपसे, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, तो ये भी हो जाएगा 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात से थोड़ा कम होता है वायु में, निर्वात से क्या होता है, थोड़ा कम होता है वायु में, 2.99 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि 2.99 ये जो है करीब 3 के बराबर ही है। इस वजह से हम वायु में और निर्वात में लगभग बराबर ही मानते हैं, लेकिन निर्वात हमेशा आगे होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग हमेशा ज्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा वायु में, ठीक है। ये बात आप क्लियर समझ चुके होंगे। और एक चीज यहाँ पे बता देते हैं, यदि यहाँ पे है मीटर प्रति सेकेंड और आप बदलना चाहे किलोमीटर प्रति सेकेंड में, यदि कहीं पे आंसर आपको मिले किलोमीटर प्रति सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम कहते हैं 1000 से भाग कर देते हैं। 3 गुना 10 पे पावर 8, यदि इसको हम किलोमीटर में बदलना चाहे तो इसमें भाग करेंगे 1000 से, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर में है 8 जीरो, तो यहां से 3 जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 5 जीरो। ठीक है, 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड इतना हो जाएगा। इसका उत्तर किलोमीटर प्रति सेकंड में। और यदि इसको हम देखें 3 10 पे पावर 5 है, यानी कि 3 पे हम 5 जीरो लगाएंगे, 3 हो गया और 2 5 जीरो हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 पे 5 जीरो है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यदि 1 पे 5 जीरो होता है तो होता है 1 लाख। 3 पे 5 जीरो है, हो गया 3 लाख। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया निर्वात में प्रकाश का वेग। और यदि मीटर में कहे 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश का वेग। इससे थोड़ा सा कम किस में जाएगा, वायु में प्रकाश का वेग 2.99 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 2.99 के करीब में क्या था, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, पानी का अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 1.43, ऑप्शन बी 2.43, ऑप्शन सी 1.33 या ऑप्शन नंबर डी 1.66। पानी के अपवर्तनांक के साथ आपको बता दे कि हीरा जो होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कोई भी चीज है उसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा हीरा का। ठीक है, तो 20 नंबर का आंसर देखते हैं, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका उत्तर सी हो जाएगा 1.33। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। और इस बार जो आपका एग्जाम होगा राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का, वहां पे आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी तरह से आप देखते हैं तो उम्मीद है मैं कि सब कुछ आपको समझ में आ जाता होगा। यदि कोई भी चीज बच जाता है, लगता है कि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया, वहां पे आपको कमेंट के माध्यम से आपका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।